नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अग्निपथ स्कीम में बड़ी योजना की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अग्निवीरों की संख्या 50% हो जाएगी, अस्थायी अग्निवीरों की संख्या। क्योंकि अभी तक तो 25% ही अस्थायी अग्निवीर आगे कंटिन्यू होते हैं सैन्यकर्मी के रूप में, बाकी 75% को निकाला जाता है। साथ ही साथ इनकी सैलरी और भी बहुत सारी चीजों में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। इस पर फीडबैक वगैरह लिया गया है और उसके आधार पर प्रक्रिया आगे चल रही है। और बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं थिएटर कमान को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 17 थिएटर कमान को खत्म करके 3 थिएटर कमान जो बनाया जा रहा है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अग्निवीर जो हैं इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं अग्निपथ स्कीम में, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिवाइज अग्निवीर बेनिफिट इंक्रीज रिटेंशन। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, राजस्थान पत्रिका का आज की डेट का 6 सितंबर 2024 का अगर आप अखबार पढ़ोगे तो फ्रंट पेज पर ही ये 50% अग्निवीर हो सकते हैं अस्थाई, ये करके आर्टिकल छपा हुआ है। देखिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं आपको जो भी डेटा देता हूँ, जो भी फैक्ट्स देता हूँ, वो न्यूज आर्टिकल्स और तमाम तरीके की जो न्यूज चल रही होती हैं बड़े बड़े अखबारों में, खास करके अंग्रेजी पत्रिकाओं में, उनको मैं देता हूँ, जिससे ऑथेंटिसिटी बनी रहे और कोई भी फेक न्यूज आप तक ना पहुंचे। इसीलिए अगर आपको सही और ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, तो यहां पर आप देख पाओगे 50% अग्निवीर हो सकते हैं अस्थायी। ये राजस्थान पत्रिका का आर्टिकल है। बात करते हैं ये अग्निपथ स्कीम चर्चा में क्यों है। तो साथियों, जब से ही ये योजना आई है तभी से ये चर्चे में है। अग्निपथ स्कीम के तहत होता क्या है, मोटा मोटा आप समझ लो कि पहले सेनाओं में डायरेक्ट भर्तियां हुआ करती थी अलग अलग माध्यमों से। लेकिन जब केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस की तो इसके तहत ये था कि सेनाओं में 4-4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी और इस स्कीम के तहत जो भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर जो होंगे ये 4 साल के कार्यकाल के लिए होंगे और इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इनकी तैनाती की जाएगी। लेकिन 4 साल के बाद इनमें से 25% जो सबसे बेस्ट 25% होंगे उनको रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। उनको निकालने के बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स की भी घोषणा की गई थी, लेकिन जो भी मिलना था वो एक मुश्त के रूप में ही मिलना था, मतलब कोई पेंशन वाली भी सुविधा यहाँ पर नहीं थी। 4 साल नौकरी करने के बाद जब बाहर आता सैन्यकर्मी तो फिर से वो बेरोजगार हो जाता। तो इसको देख करके शुरुआत से ही विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन फिर सरकारें धीरे धीरे आगे चल करके दबाव में आकर के या जब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे तो इसको लेकर के बहुत सारे और भी छोटे मोटे बेनिफिट्स देने की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% आरक्षण दिया जाएगा, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज में 10% के आरक्षण दिए जाएंगे सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा फिर आगे चल करके यूपी गवर्नमेंट या बाकी के बीजेपी जो शासित जो राज्य हैं उन्होंने कहा कि हम अपने पुलिस भर्ती में भी 10% आरक्षण देंगे अग्निवीरों को। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बेनिफिट्स की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद विरोध चलता रहा और विपक्ष की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इस बार इस चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा भी इसको बनाया कि हम आएंगे तो इसको खत्म कर देंगे स्कीम को। और बीजेपी ने भी जब रिसर्च किया अपने इंटरनल सर्वे में तो उसे भी ये समझ में आ गया कि जहां जहां पर सेना से जुड़े अधिकारी ज्यादा रहते हैं, जहां पर ज्यादा उनकी संख्या है, वहां वहां पर की सीटों पर इनको तगड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। और साथ ही साथ में एनडीए के भी जो घटक दल हैं, एनडीए के अलायंस के जो बाकी की पार्टियां हैं, उनका भी दबाव पड़ रहा है। तो इन सब को लेते हुए, फीडबैक को लेते हुए अब चर्चाएं जोरों पर है कि अग्निपथ स्कीम में कुछ परिवर्तन किए जाएं। तो इस परिवर्तन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? हो सकता है वेतन में परिवर्तन हो, योग्यता की शर्तों में परिवर्तन हो और साथ ही साथ में अस्थायी सेवा में अग्निवीरों का जो हिस्सा है ये भी बढ़ाया जाए। मतलब अभी 25% का जो हिस्सा है अब हो सकता है 50% तक इसको इंक्रीज किया जाए। देखो, अचानक से पूरी स्कीम तो नहीं खत्म करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुधार करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये अग्निवीरों में स्कीम में बात की गई है कि इसमें ऐसा किया जाएगा। अब इसको देख करके ये भी देखा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से दबाव में है। क्यों दबाव में है? और ये साफ साफ दिख भी रहा। आप देखो कि अभी बहुत सारे यू टर्न लिए गए पिछले कुछ ही महीनों में। जैसे ब्यूरोक्रेसी और लेटरल एंट्री में नियुक्ति वाला जो वो मामला था उसको वापस लिया गया, उसमें देखने को मिला। वक्फ बोर्ड पर जो नया बिल आना था वो चला गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, इसमें दबाव में है। इसके अलावा नई पेंशन योजना जो पेश की गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी कहा गया कि ये ओपीएस का ही एक अपडेटेड वर्जन है। मतलब एनपीएस की, जो एनपीएस को हटाने की और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे लोग, तो लगभग यूपीएस जो लाया गया वो ओपीएस से काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। तो पेंशन स्कीम में भी इनकी वो हुआ। तो यानी कि अपनी बहुत सारी नीतियों पर ये बैकफुट पर बीजेपी गवर्नमेंट दिख रही है इस टाइम पर। और ये देखो, ये एक हेल्दी लोकतंत्र का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है।
क्योंकि क्या होता है, जब सरकार पूर्ण बहुमत में लगातार आ रही होती है तो वो फुल फ्लेज में फैसले लेती है, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत वाली भी बात हो जाती है, क्योंकि सरकार को फिर अब डर खत्म हो जाता है कि भैया अब तो हम ही राजा हैं। तो वो बहुत बोल्ड बोल्ड डिसीजन लेती है, और उसमें कई बार जो आम नागरिक होते हैं उनको नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे में विपक्ष का दबाव भी होना जरूरी है, और इस बार का जो चुनाव हुआ है, इससे कहीं ना कहीं काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो होता क्या है ना, जैसे आप जानो, ऐसा समझो कि जैसे मार्केट में एक कोई दुकान है और कोई बहुत बड़ी दुकान है, वो जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे आसपास, उनको खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, रिलायंस जियो, ये आई तो 13 जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो खत्म होकर 3 में बची, और 3 वो भी बची जो रगड़ घिसड़ कर किसी प्रकार से चल रही थी। लेकिन जब ऐसा हो कि कोई ऐसा भी और प्लेयर हो साथ साथ में जो टक्कर दे सके, तो टक्कर देने के चक्कर में दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे से कंपिटिटिव प्राइस रखने का प्रयास करेंगे। जब कंपिटिटिव प्राइस रखने का प्रयास करते हैं, तब उससे बेनिफिट अल्टीमेटली जनता को पहुंचता है, आम नागरिकों को या ग्राहक को पहुंचता है। ऐसे ही सरकारों के पास भी होता है डेमोक्रेसी में। जब इनको ये डर रहता है कि भाई हम 5 ही साल के लिए हैं, और अगली बार अगर हम कुछ अच्छा बेनिफिशियरी चीज नहीं करेंगे तो जनता बदल देगी, तो फिर सरकारें जो है वो फूंक फूंक करके कदम रखना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी देखने को मिली कई सारी स्कीम में। फिलहाल यहाँ पर देखिए, एनडीए के जो घटक दल हैं ये भी दबाव बनाना शुरू कर दिए इसको लेकर के। सेना के प्रस्ताव पर नए सिरे से मंत्रणा की गई, क्योंकि सेना का भी जब फीडबैक लिया गया तो पता चला कि भाई इसमें कुछ न कुछ सुधार की जरूर गुंजाइश है। तो अभी इन्हीं से निपटने के लिए देखिए प्रस्तावित की गई है एकीकृत संयुक्त कमांड, यानी यूनिफाइड ज्वाइंट कमांड। अब यूनिफाइड ज्वाइंट कमांड जो है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अभी देखो, आपने देखा यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूपीआई आप चलाते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऐसे ही बहुत सारे यू से चीजें शुरू होती हुई, यूनिफाइड से होती हुई चीजें आपको आज के टाइम पर देखने को मिल सकती हैं। सरकार जो है ये हर एक चीज को वन नेशन वन स्कीम के तहत लाने में कोशिश कर रहा है, कि मतलब एक यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़े, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कोशिश करा जाए, कम से कम चीजें हो, सबको यूनिफाइड किया जाए। तो इसी के तहत एक यूनिफाइड ज्वाइंट कमांड जो है, इसको बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। अब इसके लिए अभी संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ, और यह सम्मेलन हुआ लखनऊ में 4 और 5 सितंबर को। इसमें बड़े डिसीजन लिए गए। देखिए, आज के टाइम पर भारतीय सेना जो है ये 17 थिएटर कमांड के थ्रू भारत को सुरक्षित रखने का काम करती है। ये 17 थिएटर का जो कमांड है, इनमें से 7 जो हैं ये भारतीय सेना और वायुसेना के लिए है, जबकि नौसेना के लिए 3 थिएटर कमांड हैं। यहाँ पर आप अलग अलग लोकेशन के वाइज आप देख सकते हो कहाँ पर कौन सा कमांड है। जैसे सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में है, ठीक है, ये वायुसेना का। ईस्टर्न कमांड है यहाँ पर देखिए शिलोंग में, इसके अलावा ईस्टर्न कमांड यहाँ पर कोलकाता में है। ऐसे ऐसे ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में। तो मतलब भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सेना, इसके लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ थिएटर कमांड टोटल 17 काम कर रहे हैं। इन 17 को अब समाप्त करके केवल 3 बनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार संचालन में, इस योजना बनाने में और इसके अलावा तालमेल में कमी देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कमियों को दूर किया जा सके, क्योंकि इतने सारे थिएटर कमान हैं और इसमें जब कोई युद्ध होना होता है तो वो युद्ध ये थोड़ी ना देख करके करता है कि हम इस कमान से लड़ने जा रहे हैं। वो तो देश पर अटैक होता है या देश को डिसीजन लेना होता है क्या करना है। तो जब अलग अलग थिएटर कमान रहते हैं तो उसमें कई बार डिसीजन वगैरह लेने में टाइम टेकिंग हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे मौजूदा 17 एकल सेवा कमांड का नेतृत्व अभी 3 सितारा अधिकारी कर रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल का पोस्ट होता है। अगर सेना का होगा तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट का होगा अधिकारी, अगर वो वायुसेना का होगा तो एयर मार्शल का, और अगर वो नौसेना का होगा तो वाइस एडमिरल होता है। यही 3 सितारा जब आके जाकर 4 सितारा बनते हैं, 4 स्टार के बनते हैं, तो वो सेना प्रमुख बन जाते हैं, ठीक है, या फिर आगे चल करके सीडीएस तक की पोस्ट तक पहुंचते हैं। अब तो सीडीएस भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फिलहाल अब ये तीनों खत्म किए जाएंगे। अब जो होगा ये सीडीएस और सेना प्रमुखों के समान स्तर पर 4 सितारा अधिकारी वाला 3 कमान होगा, ठीक है। और ये 3 कमान जो होगा ये चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर में पैदा होने वाले भावी जो खतरे हैं उनको देखते हुए बनाया जा रहा है। इसको लेकर के अभी ये लखनऊ में मीटिंग चली और इसी पर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब आइए देखते हैं ये 3 कमान होंगे कहाँ कहाँ पर और कौन से होंगे। तो देखिए, इसमें एक होगा वेस्टर्न थिएटर कमांड, एक होगा ईस्टर्न थिएटर कमांड, एक होगा साउथर्न थिएटर कमांड। जो ईस्टर्न वाला होगा वो दोस्तों लखनऊ में आपका होगा, और वेस्टर्न वाला जो होगा ये जयपुर में आपका होगा, और जो साउथर्न थिएटर कमांड होगा ये आपका होगा तिरुवनंतपुरम में।
ये यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जो साउथर्न वाला होगा ये आपका मैरीटाइम थिएटर कमांड के नाम से भी जाना जाएगा और ये हिंद महासागर में उत्पन्न खतरों के लिए भारत की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के लिए पश्चिमी थिएटर कमान होगा जो जयपुर में हेडक्वार्टर्ड होगा और चीन से निपटने के लिए उत्तरी थिएटर कमान होगा जो लखनऊ में हेडक्वार्टर्ड होने वाला है। तो ये 3 नए थिएटर कमान बनाए जाएंगे। अब ये आइडिया कहाँ से आया, जरूरत कहाँ से पड़ी, या फिर कहें कि इंस्पायर कहाँ से हुआ गया, तो इसके लिए भी चीन से सीख लेनी पड़ी। चीन जो है ये भारत के लिए एक ही कमान रखता है। चीन 2016 में ही ये चीज कर चुका है। चीन ने अपने जो अलग अलग कमान थे उनको हटा करके 5 थिएटर कमान का पुनर्गठन किया था और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो वहां की है उसने अपना 5 थिएटर कमांड बनाया, जिसमें चीनी सेना का जो पश्चिमी थिएटर कमांड है ये पूर्वी लद्दाख से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक का बॉर्डर का पूरा एक ही थिएटर कमांड के तहत आता है। तो मतलब कि जब एक ही थिएटर कमांड के तहत आता है तो डिसीजन लेना हो या क्विक एक्शन करना हो, रिएक्शन करना हो, तो उसमें ये काफी कारगर होता है। पूरा का पूरा 3488 किलोमीटर लंबी जो LAC लाइन है उस सब को एक ही थिएटर कमान संभालता है। ऐसे ही अब भारत करेगा। भारत अपना जो है उत्तरी कमान होगा उसका एक ही थिएटर कमान के थ्रू वो यहाँ पर चीन के लिए डेडिकेटेड होगा। भारत जो है, भारत वर्तमान में चीन के साथ अपनी उत्तरी सीमाओं का प्रबंधन करने के लिए 4 सेना की और 3 वायुसेना की कमान का उपयोग करता है। सोचो, अपने यहाँ 7 सेना कमान है और उसका एक ही पूरा देख रहा है, तो साथ में कई कई बार डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाती है। एक ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर तक पास होने में या डिसीजन लेने में कई कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इसी चीजों को लेकर के बड़े बदलाव की तैयारी में है भारत सरकार और भारतीय सेना। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अग्निपथ को लेकर के आपका क्या कहना है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए, और अभी जो ये सुधार की बात की जा रही है इससे लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए देखिए अगस्त महीने का ई बुक हमारा आ गया है करंट अफेयर का। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हर एक महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी हमारे MZT ऐप पर। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अर्जुन बैच लाया गया है। हर एक सब्जेक्ट इसमें आपको बेसिक से लेकर के शुरुआत से लेकर के अच्छे लेवल तक में पढ़ाया जाएगा। अर्जुन बैच RRB NTPC वालों के लिए है और बैच अभी लाइव हो चुका है, आप जो है जाकर परचेज कर सकते हो। क्लासेस इसमें चल रही हैं। MZT ऐप पर ये बैच मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहीं पर आप हमारी ई बुक्स, हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह ले सकते हो और भी अलग अलग एग्जाम्स के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।